एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑन बायोडाइवर्सिटी। In this lecture we cover definition, type of biodiversity, value of biodiversity, IUCN category of biodiversity and cause of biodiversity losses. बायोडाइवर्सिटी टर्म जो बनी है दो टर्म से मिलके बायो एंड लाइफ। डाइवर्सिटी, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स है वेरिएबिलिटी। Means biodiversity is variability among living organism. Biodiversity को also called biologically diversity, the variety of life found in a place on the earth, particular area में मिलने वाली जो भी diversity है और life है, that is called biodiversity. Biodiversity is the variety of all form, like different plants है हमारे इसमें, animal and microorganism, their gene and the ecosystem of which they are part. The number of variety of a plant, animal and microorganism जो कि किसी भी exist in ecosystem known as biodiversity. It is the measure of the variety of organism present in different ecosystem. जो richness of biodiversity है डिपेंड कर रही है ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द एरिया ऑफ द रीजन। जो बायोडाइवर्सिटी आज हम देख रहे हैं, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी वो एक दिन में नहीं बनी है, इट इज रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस इवोल्यूशन। और ये 3.5 बिलियन ईयर ऑफ इवोल्यूशन से जो हम बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं वो बनी है। बायोडाइवर्सिटी को हम जब क्लासिफाइड करते हैं तो 3 टाइप की हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है विद इन स्पीशीज है, एक स्पीशीज में मिलने वाले वेरिएशन को हमने जेनेटिक डाइवर्सिटी कहा है। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है ड्यू टू वेरिएशन इन जेनेटिक मटेरियल और डीएनए की वजह से होती है विद इन ए स्पीशीज और विद इन ए पॉपुलेशन। जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएशन ऑफ ए जीन विद इन ए स्पीशीज इंक्रीज होता है जैसे जैसे increase in the size and environmental parameters of habitat. जिससे habitat भी चेंज आएगा, हमारा species diversity भी increase हो जाती है। just like for example ये सभी हमारे रोज प्लांट है, सिंग स्पीशीज से हैं, बट इनके जो कलर डिफरेंट है, ये कलर डिफरेंट कलर फॉर्म हो रहे हैं ड्यू टू कलर कंटेनिंग जीन की वजह से। हर में जो जीन अवेलेबल है कलर से रिलेटेड वो डिफरेंट है, दैट इज डिफाइन द जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ये जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी हम प्लांट में देख रहे हैं। सिमिलरली जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी हमारे एनिमल में भी मिलती है और वाइल्ड एनिमल में भी प्रेजेंट होती है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जस्ट लाइक टाइगर, दोनों ही टाइगर हैं बट दोनों में कलर डिफरेंस है, दैट इज येलो कोट टाइगर एंड व्हाइट कोट टाइगर। इनमें जो डिफरेंस है कलर कंटेनिंग जीन की वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसकी वजह से नई स्पीशिएशन प्रोसेस होता है, स्पीशिएशन प्रोसेस जिसमें इवोल्यूट होती है हमारी न्यू स्पीशीज। साथ ही ये अडप्ट जो नई स्पीशीज बनती है ये मोर अडेप्टेबल होती है टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। और ये जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट होती है फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि हमारे पास बीट की बहुत सारी वेराइटी है, राइस की बहुत सारी वैरायटी है, और जितनी ज्यादा वैरायटी होंगी हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उतनी ही इंक्रीज हो जाती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है बिटवीन स्पीशीज। इट्स रेफर नंबर ऑफ स्पीशीज एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए इकोसिस्टम, कि कितनी हमारी स्पीशीज हैं और कितने उनके इंडिविजुअल के नंबर हैं विद इन ए इकोसिस्टम डिफाइन करती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी is describe the variety in the number and abundance of the species within a region. ये species richness को denote करती है जो डिपेंड करती है ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर। species is confined entirely to the particular area, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में मिल रही है। ऐसी स्पीशीज को हम टर्म करते हैं एंडेमिक स्पीशीज। जस्ट फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी जो स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस लाइक पेपर, ये हमारी एंडेमिक स्पीशीज है इंडिया की, जो सिर्फ
इंडिया के अंदर अवेलेबल है और कंट्री और वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में ये अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से हमारी एनिमल भी एंडेमिक स्पीशीज हो सकते हैं, जस्ट लाइक हमारा एशियन लॉइन। एशियन लॉइन भी पूरे ग्लोबली पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है और कहीं पर भी एशियन लॉइन अवेलेबल नहीं है। जब स्पीशीज डाइवर्सिटी के हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये होती है बिटवीन ए स्पीशीज। ये सभी ग्रास फैमिली के मेंबर हैं, शुगर केन, पर्ल मिलेट, व्हीट, राइस एंड कॉर्न। बट ये सब डिफरेंट स्पीशीज को डिनोट कर रहे हैं, सिमिलर फैमिली के होते हुए डिफरेंट। जितनी ज्यादा ये स्पीशीज ज्यादा होंगी उतनी ही ये स्पीशीज रिचनेस को बताएंगी। स्पीशीज डाइवर्सिटी हमारी वाइल्ड वैरायटी में भी अवेलेबल होती है। लाइक ये सभी हमारे बिग कैट फैमिली के मेंबर हैं, बट ये एक दूसरे से डिफरेंट स्पीशीज रखते हैं, लाइक लायन, पैंथर, टाइगर, चीता, लेपर्ड। ये अलग अलग हमारी स्पीशीज हैं और ये सभी स्पीशीज डिफाइन करती हैं हमारी स्पीशीज डाइवर्सिटी को। देन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी होती है विद इन ए वेरिएटी ऑफ हैबिटेट। जैसे ही हैबिटेट चेंज होता है, हैबिटेट में चेंज आने की वजह से जो डाइवर्सिटी होती है दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। और ये बायोटिक कम्युनिटी और इकोलॉजिकल प्रोसेस और बायोस्फीयर से जनरेट होती है। और ये जो टेल अबाउट द डाइवर्सिटी विद इन ए इकोसिस्टम को बताती है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल ये डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम है। डेजर्ट इकोसिस्टम में मिलने वाली डाइवर्सिटी, डेजर्ट बायोडाइवर्सिटी, ग्रासलैंड में मिलने वाली डाइवर्सिटी, टुंड्रा एंड कोरल ओशियनिक बायोडाइवर्सिटी। जो हमारी डाइवर्सिटी है डिस्क्राइब करती है assembling and interaction of a species living together in a physical environment of a given area system। ecosystem जो diversity है due to diversity of nick जो होता है हमारे दो इकोसिस्टम जहां पर कि दोनों इकोसिस्टम आपस में कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड निक। और जो हमारी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी होती है ड्यू टू निक की वजह से होती है, ट्रॉफिक लेवल की वजह से और इकोलॉजिकल प्रोसेस लाइक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो और बाय द डोमिनेटिंग स्पीशीज। जस्ट लाइक ये हमारा जो डेजर्ट है, डेजर्ट में डोमिनेटिंग स्पीशीज है हमारे जीरोफाइट प्लांट्स, जिसमें कैक्टस है। ग्रासलैंड के अंदर जो डोमिनेटिंग स्पीशीज इज ग्रासेस। कोरल रीफ्स में जो डोमिनेटिंग स्पीशीज आर कोरल्स हैं। तो डोमिनेटिंग स्पीशीज की थ्रू होती है वेरियस रिलेटेड बायोटिक इंटरेक्शन करते हैं डोमिनेटिंग स्पीशीज के साथ। और इस टाइप की जो डाइवर्सिटी होती है जनरेट मोर प्रोडक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी इकोसिस्टम कम्युनिटी में। और इस तरह की स्टेबल इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है तो वो मोर टॉलरेंट होती है वेरियस स्ट्रेसेस हो सकते हैं इन फॉर्म ऑफ ड्राउट और फ्लड, बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होती है। वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। वैल्यू को हमने टू कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, डायरेक्ट वैल्यू एंड इनडायरेक्ट वैल्यू। डायरेक्ट वैल्यू जिससे हमें डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है, ये कंजम्पटिव वैल्यू एंड प्रोडक्टिव वैल्यू। कंजम्पटिव वैल्यू जिसे हम कंज्यूम कर रहे हैं फॉर ए ह्यूमन वेलफेयर। प्रोडक्टिव वैल्यू जिसके अंदर हम इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के लिए और बायोडाइवर्सिटी का यूज करते हैं। इनडायरेक्ट वैल्यू में हमारी सोशल कल्चरल वैल्यूज है, हमारी बहुत सारी सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज जुड़ी हुई है हमारी विद द बायोडाइवर्सिटी की। इथिकल वैल्यूज हैं, एस्थेटिक वैल्यू है, ऑप्शनल वैल्यू। ऑप्शनल वैल्यू के अंदर हम इंक्लूड करते हैं बायोडाइवर्सिटी का यूज इन ए स्टडी पर्पस। जितनी भी रिसर्च होती है, हम डिसेक्शन बायोडाइवर्सिटी का कहते हैं रिसर्च। जितनी भी रिसर्चेज होती हैं, रिसर्चेज का फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। हम सबसे पहले ह्यूमन बीइंग के ऊपर उनकी ट्रायल नहीं लेते हैं। जो भी मेडिसिन, ड्रग्स, कॉस्मेटिक जो भी बन रहे हैं, इन सब का ट्रायल होता है हमारा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग के ऊपर नहीं होता। जब बायोडाइवर्सिटी के ट्रायल सक्सेसफुल हो जाते हैं तब हम ट्रायल करते हैं ह्यूमन के ऊपर। एनवायरमेंटल सर्विसेज की भी प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट वैल्यू में कि एक ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखते हैं, न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग करते हैं और एनवायरमेंट को रेगुलेट करते हैं बायोडाइवर्सिटी आपस में।
हम बात करते हैं डायरेक्ट वैल्यू। तो डायरेक्ट वैल्यू को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। कंजम्पटिव वैल्यू, कंजम्पटिव वैल्यू में हमें फूड प्रोवाइड कराते हैं, वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल हो रहा है बाय द स्पीशीज इक्वल्स डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी से फाइबर, गम, रेजिन, लाख, फॉडर एंड फ्यूल। वैरायटी ऑफ फ्यूल अवेलेबल है फ्रॉम द स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। जो प्रोडक्टिव वैल्यू है, प्रोडक्टिव वैल्यू में हमें प्रोडक्ट में टिम्बर मिलता है, फिशरी, कमर्शियल फिशरिंग हम कर रहे हैं, आइवरी के लिए, हनी, पेपर एंड पल्प एंड मेडिसिन का प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है बाय द यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी करंटली हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत तेजी से डिप्लीट होती जा रही है और बायोडाइवर्सिटी लॉस इज ए ग्लोबल इशू है। अगर कोई भी बायोडाइवर्सिटी डिप्लीट होती है तो उससे रिलेटेड जो भी वैल्यू है कंजम्पटिव, प्रोडक्टिव और दूसरी अदर वैल्यूज भी हमारी उसके साथ खत्म हो जाती है। और ये एक ग्लोबल इशू है कि अगर कोई भी हमारी प्लांट और एनिमल स्पीशीज खत्म होती है और उससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो भी खत्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल कोई एनिमल स्पीशीज हमारी एक्सटिंक्ट हो जाती है जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखती है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन है वो कंप्लीटली ग्लोबली अनअवेलेबल हो जाएंगी बायोडाइवर्सिटी के डिप्लीशन की वजह से। बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन जो कैटेगराइज हुआ है करते हैं हम टू टाइप से करते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है डिप्लीशन के लिए, नेचुरल कॉज एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉज। नेचुरल कॉज में है हमारा फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट के अंदर नेचुरली फायर अकर होती है और जिसकी वजह से बहुत सारा एनुअली फॉरेस्ट एरिया डैमेज हो जाता है। अभी मार्च के अंदर रिसेंटली अमेजन के फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट फायर होता है जिसे कंट्रोल करने के हम नहीं कर पाए थे और बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया हमारा डैमेज हो गया और उसमें हैबिटेट वाइल्डर एनिमल भी फॉरेस्ट के अंदर हीट शॉक एंड बर्निंग की वजह से हमारे लॉस्ट हो गए थे। डिजीज मेजर कॉज करती है एक्सटिंक्शन का, जस्ट लाइक डायनासोरस के एक्सटिंक्शन में डिजीज भी मेजर रिस्पॉन्सिबल थी कि डिजीज एपिडेमिकली स्प्रेड होती है जिससे पूरी की पूरी पॉपुलेशन और कंप्लीट स्पीशीज एंडेंजर हो जाती है और इवन में एक्सटिंक्ट हो जाती है, लाइक बर्ड फ्लू। बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिनकी वजह से एनिमल एक्सटिंक्ट हो गए। नेचुरल हैजार्ड में हम फ्लड एंड ड्राउट, साइक्लोन एंड स्टॉर्म, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन जिनकी वजह से हमारी बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी एनुअली खत्म हो जाती है। कंपटीशन बिटवीन द विद इन द स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के बहुत सारे इंडिविजुअल के बीच में कंपटीशन होता है फॉर द फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपटीशन के कारण बहुत सारी स्पीशीज खत्म हो जाती है। जिस पर ये एक एरिया है, इसके अंदर दो हमारे मेल टाइगर हैं। इन दोनों मेल टाइगर में कंपटीशन होगा पर्टिकुलर एरिया के अंदर फूड के लिए, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें से जो स्ट्रॉन्ग मेल पर होगा वो ही रह पाएगा और दूसरा हमारे की डेथ हो जाएगी। और इन द फाइटिंग तो हमारी कंपटीशन भी बहुत रोल प्ले करती है पॉपुलेशन की कंट्रोल में। दूसरा है कंपटीशन बिटवीन स्पीशीज, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो स्पीशीज के या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाली डिफरेंट स्पीशीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है कि ये तीन स्पीशीज हैं ए, बी, सी, इन तीनों स्पीशीज के अंदर भी आपस में कंपटीशन होता है। ये जो कंपटीशन होता है ये होता है प्रे एंड प्रेडेटर फॉर्म में, कि एक हर्बीवोर दूसरे कार्निवोर को खा जाता है, कि जो हर्बीवोर है वो प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं और हर्बीवोर को कार्निवोर खा जाता है। तो एक दूसरे को ये कंपटीशन की वजह से ये एक दूसरे को बायोडाइवर्सिटी हमारी अफेक्टेड होती है। जैसे ही हर्बीवोर कार्निवोर हर्बीवोर को खाते हैं, जैसे लाइक लायन हमारा टाइगर है, टाइगर डियर को कंज्यूम करता है तो डियर का नंबर कम हो जाएगा। डियर के नंबर कम हो जाता है एक सर्टेन पीरियड के बाद, तो टाइगर की पॉपुलेशन भी हमारी रिड्यूस होने लग जाती है ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ फूड। तो ये एक साइकिल चलता रहता है जिससे हमारी पॉपुलेशन और बायोडाइवर्सिटी अफेक्टेड होती है। जो मेजर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है कॉज बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज
के थ्रू हो रहा है, जिसमें मेजर है हमारा डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट लॉस, माइनिंग एक्टिविटी, पोल्यूशन, hunting and poaching, climate change, invasion of exotic species and overexploitation and unsustainable use of biodiversity. जब लॉस ऑफ हैबिटेट की बात करते हैं तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट है, इससे सिर्फ प्लांट बायोडाइवर्सिटी अफेक्टेड नहीं होती है, इससे हमारी एनिमल बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है. जो प्राइमरी कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का इस हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और हैबिटेट लॉस हो रहा है, और ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है बाय द एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज. जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी डिमांड ऑफ लैंड भी इंक्रीज हो रही है, और ये डिमांड इंक्रीज हो रही है फॉर द इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट. जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसकी फूड रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, तो फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए भी हमें लैंड चाहिए. तो लैंड के लिए हम फॉरेस्ट एरिया और जो भी नेचुरल हैबिटेट है उनको डैमेज करते हैं और कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू द एग्रीकल्चर लैंड. रेजिडेंशियल कॉलोनीज डेवलप हो रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है रेजिडेंशियल एरिया की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, और हमारी जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको हम डैमेज कर रहे हैं. चाहे फॉरेस्ट एरिया हो, बहुत सारी जो वाटर बॉडीज हैं उनको फिल कर दिया गया और एनक्रोचमेंट कर लिया गया, सैंड भर दी गई और इनके ऊपर रेजिडेंशियल कॉलोनी डेवलप कर ली गई. साथ में बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से भी हमारा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसमें मेजर एक्टिविटी है माइनिंग एक्टिविटी एंड डैम कंस्ट्रक्शन फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. हाइड्रो पावर डैम हम बना रहे हैं, और ये जब भी डैम बनाया जाता है तो नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, और माइनिंग एक्टिविटी रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमारा जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिग्रेडेड हो जाता है. लार्ज इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज एसोसिएट है विद द ग्लोबल इकोनॉमिक, और जो मेजर कॉज कर रही है हमारे बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन को, जिसमें है माइनिंग, कैटल रेंचिंग एंड कमर्शियल फिशिंग. बहुत सारी रिवर्स के अंदर एंड पॉन्ड्स के अंदर, इवन ओशन के अंदर कमर्शियल फिशिंग की जा रही है, जिससे बहुत तेजी से फिशेज को कैच किया जा रहा है और नंबर ऑफ स्पीशीज हमारे रिड्यूस होती जा रही है. एंड फॉरेस्ट्री भी मेजर कॉज है कि हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट के प्लांट ही ग्रो कर रहे हैं जिससे हमें टिम्बर मिल सके, दूसरी एनवायरमेंटल बैलेंस करने वाले प्लांट हमारे धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहे हैं. हैबिटेट लॉस इज द प्राइमरी थ्रेट क्रिएट करता है टू नेचर ऑफ प्राइमरी थ्रेट क्रिएट कर रहा है वर्टिब्रेट्स मेजरली, तो वर्टिब्रेट्स के ऊपर फेस कर रहा है, जिसमें एग्जांपल की जब हम बात करते हैं इंडियन राइनोसेरस और राइनोसेरस यूनिकॉर्न इज फेसिंग कर रहा है ग्रेट थ्रेट ड्यू टू हैबिटेट लॉस, कि उसके हैबिटेट जो हमारे राइनोसोरस नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर डिफॉरेस्टेशन एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से हमारा जो हैबिटेट डिस्ट्रक्ट होता जा रहा है, और जितनी बड़ी स्पीशीज होगी उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट इसके ऊपर आता है. द ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग लास्ट 150 ईयर्स के अंदर हुआ है, इससे पहले बहुत ज्यादा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन नहीं था. देन सेकेंड कॉज इज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन. हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन में होता है कि हमारा ये कंटिन्यूस वाइल्ड हैबिटेट है, इस हैबिटेट को हम 2 और मोर पीसेज में डिवाइड कर दें, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन. ये हमारा जो कंटिन्यूस हैबिटेट है, इस हैबिटेट को हमने ये एक हैबिटेट ये और ये सेकंड हैबिटेट इसमें डिवाइड कर दिया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन. और ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है ये होता है बाय द रोड, कि आपने जो नेचुरल हैबिटेट था उसके बीच में से रोड निकाल दिया, कैनाल और पावर लाइन और अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे डाल दी, जिसकी वजह से दोनों हैबिटेट एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है जिसमें लार्ज कंटिन्यूअस एरिया को हमने ऑफ द हैबिटेट इज रिड्यूस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एरिया, और ये 2 या 2 से ज्यादा फ्रेगमेंट में हमने इसे डिवाइड कर दिया. जो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है आर आइसोलेटेड फ्रॉम वन टू अनदर, दोनों ही इसकी वजह से हमारे बीच में ये जो भी एरिया डेवलपमेंट एक्टिविटी है उससे दोनों एरिया एक दूसरे से आइसोलेट हो जाते हैं, और दोनों ही लैंडस्केप हाईली जो एरिया है हाईली मॉडिफाइड, ये जो
एरिया हाईली मॉडिफाइड लैंडस्केप से सेपरेट कर दिए जाते हैं। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन से जो दो हमारे नए हैबिटेट फ्रेगमेंट हुए हैं, ये हमारे जो ओरिजिनल हैबिटेट से इससे टू फॉर्म में डिफर करते हैं। पहले तो जो हमारा जो फ्रेगमेंट बना है ये ग्रेट अमाउंट ऑफ इकोफिन्स होता है और फिर एरिया की इकोफिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे इकोफिन्स वो स्पीशीज है जो हमारी इस पर्टिकुलर दो एरिया के अंदर मिलती है स्पीशीज, ये इकोफिन्स कहलाती है। तो जैसे ही हमारा हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होता है तो इकोफिन्स पर्टिकुलर एरिया में इंक्रीज हो जाते हैं और जो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से जो सेंटर ऑफ इकोफिन्स है, दोनों जो एरिया बने हमारे दोनों एरिया इक्वल नहीं होते, तो सेंटर ऑफ इकोफिन्स भी क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। एक के अंदर ज्यादा स्पीशीज आ जाती हैं और एक के अंदर कम आ जाती है हमारी स्पीशीज, तो हमारा जो सेंटर है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन में लिमिट द पोटेंशियल ऑफ स्पीशीज डिस्ट्रप्शन एंड कॉलोनाइजेशन, कि जैसे ही हमने हैबिटेट फ्रेगमेंट किया, कई बार क्या होता है कि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से बड़ी कॉलोनी यहाँ आ जाती है एक स्मॉलर एरिया में और छोटी कॉलोनी शिफ्ट हो गई हमारे लार्जर एरिया के अंदर, तो हमारा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। और कई बार हमारी जो पॉपुलेशन हर्ड है, अगर डोमिनेटिंग मेल सेपरेट हो गया है रिप्रोडक्टिव मेल फीमेल से और ये माइग्रेट करके इधर नहीं आ पा रहे, तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और रिप्रोडक्शन नहीं होने की वजह से धीरे धीरे सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद पॉपुलेशन डिक्लाइन शो करेगी और पहुंच जाती है इवन एंडेंजर्ड लेवल तक हमारी रिड्यूस जाती है। देयर आर सिस्टमेटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द हैबिटेट एंड द नंबर ऑफ स्पीशीज, कि जितना एरिया हैबिटेट होगा वो सपोर्ट उतनी ही स्पीशीज को सपोर्ट कर पाएगा। जैसे ही एरिया हमारा रिड्यूस होता है, कंपटीशन विद इन स्पीशीज एंड बिटवीन स्पीशीज बढ़ जाता है और नंबर हमारा डिक्लाइन होने लग जाता है। और ये जो एरिया और नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा अफेक्टेड होता है उन एनिमल के साथ जिनका बॉडी साइज बहुत बड़ा होता है, वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा एशियन एलिफेंट है, इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन शो कर रही है ड्यू टू हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, कि जितना बड़ा एनिमल होगा उसको उसकी इकोलॉजिकल बाउंड्रीज उतनी ही ज्यादा होंगी, उसको एक्टिविटी के लिए उतना ही बड़ा एरिया चाहिए होगा और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से एरिया रिड्यूस हो जाता है और पॉपुलेशन डिक्लाइन शो करता है। नेक्स्ट इज हंटिंग एंड पोचिंग। हंटिंग एंड पोचिंग सिग्निफिकेंट कॉज क्रिएट करती है टू एक्सटेंशन ऑफ हंटिंग ऑफ 100 स्पीशीज की वजह से हमारी बहुत सारी स्पीशीज एक्सटेंट हो गई है। इसमें रिसेंटली एक्सटेंट स्पीशीज इज डोडो, और डोडो का एक्सटेंशन कॉज है ओवर हंटिंग, बहुत ज्यादा इसकी हंटिंग की गई तो ये हमारा खत्म हो गया। इसके साथ साथ हमारी बहुत सारी स्पीशीज लार्ज स्पीशीज भी हंटिंग फेस कर रही है, लाइक वेल, लार्ज अफ्रीकन मैमल जिसमें लॉयन, एलिफेंट, राइनोसॉर एक्स्ट्रा बहुत सारे एनिमल्स हैं। हंटिंग के कारण ये हमारी एक्सटिंक्शन और थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन हो गया है। पोचिंग मीन्स है इनलीगल ट्रेडिंग ऑफ एनिमल पार्ट, कंप्लीट एनिमल की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसकी किसी बॉडी पार्ट की और उससे बने हुए किसी प्रोडक्ट की। इनलीगल ट्रेडिंग इज पोचिंग। इनलीगल ट्रेडिंग मीन्स जिसे हम कहते हैं तस्करी। वाइल्ड एनिमल की हंटिंग की जाती है और उनकी पार्ट्स की या कंप्लीट एनिमल या उनसे बने हुए प्रोडक्ट की ट्रेडिंग के लिए ही एनिमल को हंटिंग की जाती है, जिसकी वजह से एनिमल एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। लाइक टाइगर, टाइगर की हमारे यहाँ जो हंटिंग होती है बहुत ज्यादा होती है टाइगर, और इसकी हंटिंग इसकी बॉडी पार्ट्स के लिए लाइक स्किन, नेल्स, टीथ एक्स्ट्रा के लिए की हंटिंग होती है। और इससे बने हुए प्रोडक्ट लाइक जो टाइगर का फैट है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं लाइक कॉस्मेटिक्स, इनके लिए इसको मार दिया जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में इनको सेल किया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में इनकी डिमांड ज्यादा होने की वजह से हंटर्स इनकी हंटिंग करते हैं और इनलीगल ट्रेड कर देते हैं। इनलीगल ट्रेडिंग और पोचिंग ही इन मेजर कॉज है इनकी हंटिंग के लिए। और बहुत सारे एरिया में हमारी टाइगर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है ड्यू टू हंटिंग। देन है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज। एक्सोटिक स्पीशीज मीन्स कि जो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में और
दूसरे एनवायरमेंट से स्पीशीज होती है वो कहलाती है एक्सोटिक स्पीशीज। इस एक्सोटिक स्पीशीज को एक नए एनवायरमेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज। इंट्रोड्यूस इनटू ए न्यूअर natural environment can lead different form of imbalance to the ecological equilibrium। जैसे हमने नई स्पीशीज इंट्रोड्यूस की, ये हमारी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती है। जो एक्सोटिक स्पीशीज है जनरली मॉडिफाइड द ऑर्गेनिजम्स, ये पोल्यूशन को, ह्यूमन एक्टिविटी जो अफेक्टेड होती है मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म करती है, पोल्यूशन कॉज करती है, बहुत सारी जगह ह्यूमन एक्टिविटी इन्फ्लुएंस करती है। नेचुरल एनवायरमेंटल प्रोडक्टिव नेगेटिव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। इफेक्ट दैट लेटर फ्लो ऑफ एनर्जी को इफेक्ट करती है, केमिकल एंड फिजिकल कंडीशंस को भी अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारी एनवायरमेंट एंड अबिडेंस ऑफ स्पीशीज अफेक्टेड हो जाती है। बहुत सारी स्पीशीज हैव ए, जो एक्सोटिक स्पीशीज है उनमें एबिलिटी होती है स्टेब्लिश इन ए न्यूअर एरिया सक्सेसफुली, बहुत तेजी से ही सक्सेसफुली होती है। और इवन जो नेटिव स्पीशीज होती है उस पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाली जो लोकल स्पीशीज होती है उसे खत्म कर देती है, और इतनी तेजी से खत्म करती है कि कई बार ये एट द पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन तक पहुंच जाती है। और इसका मेजर इफेक्ट देखने को मिलता है आइलैंड के ऊपर, कि हमने आइलैंड के ऊपर कोई एक्सोटिक स्पीशीज यहाँ डाली प्लांट की, तो इस आइलैंड पे जितने भी प्लांट हैं ये सारे प्लांट धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि माइग्रेशन धीरे धीरे ये माइग्रेट करेंगे और ओशियन सलाइन वाटर के अंदर ही प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और पूरा आइलैंड ऑक्यूपाई हो जाता है हमारा एक्सोटिक स्पीशीज से। तो इससे नेटिव वैरायटी बहुत तेजी से खत्म हो जाती है। जैसे भी रिसेंटली न्यूज़पेपर में आया था कि हमारी गंगा रिवर के अंदर, अमेजन रिवर में मिलने वाली एक सकर फिश देखी गई, दैट इज इकोलॉजिकली बहुत ही हार्मफुल है। साथ ही साथ में इसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, कोई फूड ग्रेड की भी नहीं है ये, और ये इंट्रोड्यूस कर दी गई इन्हें गंगा रिवर। ये हमारी लोकल जो वैरायटी है नेटिव वैरायटी इसको खा जाती है, फिश बड़ी होने के कारण स्मॉलर फिश इसको खा रही है, इसकी फूड वैल्यू भी नहीं है और ना ही ये इकोलॉजिकल वैल्यू क्रिएट करती है। दूसरी स्पीशीज को खा जाने की वजह से ये हमारे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस प्रोड्यूस कर रही है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी नेचुरल रिसोर्स कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जा रहा है, और मेथड हार्वेस्टिंग बहुत तेजी से चेंज हो रहा है कि लोग मैक्सिमम गेन करना चाहते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं रिसोर्सेज का। और बहुत सारी कंट्रीज की इस much of the world countries today's resource are exploiting rapidly as possible as, जितनी तेजी से वो कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज हमारी थ्रेटेंड हो गई है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण गोन एक्सटिंक्ट, इवन एक्सटिंक्ट तक होने के हैं ओवर ह्यूमन बीइंग के कारण। ये जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का फॉर द फूड फैशन ऑफ प्रॉफिट और बेनिफिशियल पर्पस के लिए, जस्ट लाइक कि आइवरी को हम ऑब्टेन कर रहे हैं द टूथ ऑफ द एलिफेंट, और ये फॉर फैशन पर्पस के लिए होता है। स्नेक्स को किल किया जा रहा है उनकी स्किन के लिए और उनसे बने हुए लेदर के बैग्स एंड पर्सेस एंड बूट्स के लिए, और फूड के लिए बहुत सारी फिशेस को ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जैसे ओशन एंड रिवर के अंदर हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो फिशेस का नंबर है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। नंबर ऑफ इकोसिस्टम हैव ग्रेट डैमेज बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज बियॉन्ड देयर। इतना ज्यादा डैमेज हो गया है कि नेचुरली रिपेयर बहुत ही मुश्किल हो गया उनका। जस्ट एग्जांपल की जब हम बात करें तो गंगा रिवर डॉल्फिन जो है ये डिक्लाइन पॉपुलेशन शो कर रही है ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिशरमैन की, बहुत ज्यादा तेजी से इनको पकड़ा जा रहा है और इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया। और ये इंजर्ड जो है इसको हमने इंजर्ड 1996 के अंदर IUCN ने इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर डाला है। जो गंगा रिवर डॉल्फिन है IUCN की रेड लिस्टेड कैटेगरी, रेड डाटा बुक में इसको इंक्लूड किया गया क्योंकि इसका पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है, रेड डाटा बुक के अंदर कंटेंट है। और इसके कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए ही 2009 के अंदर इंडिया इसे
नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन दिया गया टू ड्रॉ अटेंशन इट्स कंजर्वेशन। क्लाइमेट चेंज मेजर इफेक्ट कर रहा है बायोडाइवर्सिटी लॉस पे। जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी हमारी एंडेंजर्ड होती जा रही है और ज्यादातर इफेक्ट आ रहा है कोल्डर एरियाज के अंदर और एल्टीट्यूड्स के ऊपर। जब पोल्स है हमारे धीरे धीरे मेल्ट होते जा रहे हैं और पोल्स पर मिलने वाली बायोडाइवर्सिटी हाई टेम्परेचर टॉलरेंट नहीं होती, वो खत्म होती जा रही। और साथ के साथ में हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स के ऊपर भी ये ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है कि माउंटेन पे जो टुंड्रास है वहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमारी जो बहुत सारी रोडोडेंड्रॉन प्लांट स्पीशीज है, रोडोडेंड्रॉन धीरे धीरे डैमेज होती जा रही है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर टॉलरेंट नहीं होती है। जैसे ही टेम्परेचर में चेंज आता है और रोडोडेंड्रॉन की बहुत सारी स्पीशीज हमारी एंडेंजर्ड हो गई है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, डिफॉरेस्टेशन मेजर कॉज करता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और जूम कल्टीवेशन ग्रेट अफेक्ट करता है हमारे फॉरेस्ट स्ट्रक्चर को। हमने डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था और साथ ही साथ में ये स्पीशीज कंपोजिशन को भी अफेक्ट करता है बाय क्रिएटिंग मोज़ैक ऑफ फॉरेस्ट पैचेस जिसमें डिफरेंट एजेस के होते हैं ये पैचेस। pollution also major cause of biodiversity loss। most common cause of are industrial, जिसमें pollution हो रहा है, industrial waste discharge हो जाता है into the emission into the ocean atmosphere, emission of gases from the फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल जा रहे हैं हमारे, सेडिमेंट डिपॉजिट कर रहे हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, जिस और वेस्ट डिस्पोजल इनटू द ओशन हमारी बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहा है। जस्ट लाइक कि अगर हम वेस्ट ओशन में डिस्पोज करते हैं तो हमारी बायोडाइवर्सिटी मेजर अफेक्टेड होती है ओशन के अंदर। मेजर वेस्ट डिस्पोजल जो इम्पैक्ट डाल रहा है मेजर ऑन कोरल रीफ्स। कोरल एक एनिमल है, इनकी माउथ के अंदर वेस्ट इनके माउथ को चॉक कर देता है जिससे इनकी डेथ हो जाती है। डेथ की वजह से कोरल्स की स्पीशीज बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही है। कोरल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इन्हें इकोलॉजिकल बैलेंस हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं बहुत सारी मेजर फिशेज को हैबिटेट एंड रिप्रोडक्टिव स्पेस प्रोवाइड कराते हैं। और आफ्टर द डेथ ऑफ कोरल ये कन्वर्ट हो जाते हैं कोरल रीफ में और ये कोरल रीफ्स ही टाइड वेव्स और सुनामी वेव्स को कोस्टल एरिया में आने से प्रोटेक्ट करती हैं, इनके इफेक्ट को रिड्यूस कर देती हैं। तो ये हमारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों ही इफेक्ट को इंक्रीज कर रहा है कोरल रीफ के डैमेज हो जाने की वजह से। जस्ट और दूसरा एग्जांपल है कि पेस्टिसाइड का इतना ज़्यादा यूज हो रहा है कि पेस्टिसाइड के यूज की वजह से जो हमारे वाइल्ड बटरफ्लाईज, माउथ एंड अदर यूजफुल जो इंसेक्ट्स हैं उन डैमेज होते जा रहे हैं और इनकी भी डेथ होती जा रही है पेस्ट के साथ साथ। और ये मेजर इम्पैक्ट कॉज कर रहे हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी लॉस में, एयर पोल्यूशन में, एसिड रेन एंड क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम में इंक्रीज हो रही है और अफेक्ट माइक्रो हैबिटेट को अफेक्ट कर रही है। वेस्ट डिस्पोजल की वजह से हमारी फिशेज एंड कोरल स्पीशीज भी अफेक्ट हो रही है। जब हम बात करते हैं आईयूसीएन कैटेगरी, आईयूसीएन ने स्पीशीज को 4 मेजर कैटेगरी में डिफाइन किया है, एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, रेयर एंड वल्नरेबल। जो हमारी एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, एक्सटिंक्ट मीन्स जो अब इस अर्थ पे अवेलेबल नहीं है, जो कंप्लीटली एलिमिनेटेड हो चुकी है। और लास्ट consider to the death of the last individual of the species, although the capacity of bear and recovery may have not been lost before this point। जब हम एक्सटिंक्ट एनिमल की बात करते हैं तो बहुत सारे एक्सटिंक्ट एनिमल हो गए हैं, जैसे लाइक वुलन माउथ, मैमथ्स अब नहीं मिलते, पहले मिला करते थे, डायनासोर, आइबेक्स, ये बहुत पहले ह्यूमन इंटरफेरेंस से पहले ये एक्सटिंक्ट हुए, क्योंकि एक्सटिंक्शन भी एक नेचुरल प्रोसेस जिसमें स्पीशीज बनती है और एक सर्टेन पीरियड के बाद अगर वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाती है तो वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। लेकिन अब बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है बाय द ह्यूमन इंटरफेरेंस, जिसमें हमारी डोडो एक्सटिंक्ट हो गया बाय द ओवर हंटिंग। इंडिया में ZSI ऑर्गेनाइजेशन है, जूलॉजिकल ऑफ सर्वे, इसके अकॉर्डिंग हमने एक्सटिंक्ट मानी है 2 स्पीशीज को फ्रॉम इंडिया, दैट इज पिंक हेडेड डक एंड
चीता। चीता हम लोगों ने देखा, चीता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। इसी तरह से एंडेंजर्ड स्पीशीज दैट इज वेराइटी, जिनका कि नंबर हमारा बहुत कम है और अगर इन्हें कंजर्व नहीं किया गया तो बिकम एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर। जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्टेड होती है इनटू द रेड डाटा बुक, और ये रेड डाटा बुक हम जो रेड डाटा बुक है ये इंटरनेशनली निकलती है एनुअली। ये रेड डाटा बुक पब्लिश होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IUCN, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिलीज करती है। तो IUCN ने बहुत सारी हमारी इंडिया की बहुत सारी स्पीशीज को भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में इंक्लूड किया है, जिसमें है हमारी एशियन एलिफेंट, टाइगर, इंडियन लॉयन, राइनोसेरस, गौर, लॉयन टेल मकाऊ, तिब्बतियन एंटीलोप, गंगा रिवर डॉल्फिन, नीलगिरी थार, स्नो लेपर्ड, ब्लैक बक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फॉरेस्ट वुल एंड व्हाइट विंग डक। बहुत सारी स्पीशीज हैं, प्लांट एंड इवन प्लांट स्पीशीज ऑल्सो इंक्लूड इन दिस रेड डाटा बुक और एंडेंजर्ड कैटेगरी। जो सेकंड है हमारी रेयर स्पीशीज। जो रेयर स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है दैट आर वेरी अनकॉमन, जो हर जगह नहीं मिलती, स्केयर और इनफ्रिक्वेंटली है, एनकाउंटेड होती है, बहुत हर जगह नहीं है, पर्टिकुलर एक एरिया में और जोग्राफिकल एरिया में मिलने वाली जो स्पीशीज है दैट इज कॉल्ड रेयर स्पीशीज। और ये रेयर जो स्पीशीज है, प्लांट हो सकती है, एनिमल हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है एंड और ये रेयर स्पीशीज टर्म फ्रॉम एंडेंजर्ड। अगर ये रेयर स्पीशीज खत्म होती है तो एंडेंजर्ड से डायरेक्टली ये कहाँ और थ्रेटेंड स्पीशीज फॉर्म में आती है। हमारी जो रेयर स्पीशीज ऑफ इंडिया है जिसमें हम बात करते हैं रेड पांडा, ये सिर्फ एक फॉक्स की वैरायटी है जो सिर्फ इंडिया में मिलती है। सिमिलरली कश्मीरी रेड स्टेज भी हमारी एक रेयर स्पीशीज है। रेयर स्पीशीज के एग्जांपल दूसरे की लाइक कैंगरू हमारा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, अगर ये वहां से एक्सटेंड हो जाता है तो ये ग्लोबली एक्सटेंड हो जाएगा। कीवी, पेंगुइन, पर्टिकुलर एक ज्योग्राफिकल एरिया में मिलने वाली स्पीशीज को हमने रेयर स्पीशीज का। वनरेबल स्पीशीज बिकम एंडेंजर्ड। अभी एंडेंजर्ड नहीं है, इनका नंबर सफिशिएंट है, लेकिन ये एंडेंजर्ड हो सकती है अगर कंटिन्यू हमारा हैबिटेट लॉस चलता रहा और कंटिन्यू एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक पोल्यूशन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज चलता रहा, तो ये भी सरवाइव नहीं कर पाएंगी और आ जाएंगी अंडर द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। जस्ट लाइक मंकी, लंगूर अभी हमारे नंबर सफिशिएंट है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा तो फूड स्कैर्सिटी बढ़ेगी और फूड की स्कैर्सिटी की वजह से इनका नंबर धीरे धीरे कम हो जाएगा और ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। जब हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के दो मेथड है, in situ biodiversity conservation and ex situ biodiversity conservation। in situ biodiversity conservation include करता है conservation of biodiversity inside their natural habitat, कि जिस natural habitat में मिल रहे हैं वहां पर ही हम इनको कंजर्व करें। ex situ biodiversity conservation include conservation of biodiversity outside their natural habitat। बायोडाइवर्सिटी को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकालते हैं और ह्यूमन कंट्रोल एनवायरनमेंट में इनको रखते हैं, और जहां पर हम इनके नंबर को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी हेल्प टू इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जिसमें ex situ कंजर्वेशन में बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिसमें जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक, माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू हम बहुत सारी स्पीशीज को कंजर्व कर पा रहे हैं।